जय श्री कृष्ण। आज देश श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है, लेकिन देश तमाम उन्नति के शिखर छू रहा है। इसी में 9 से 10 सितंबर को G20 समिट दिल्ली में होने जा रहा है। पूरी दुनिया भारत की ओर टकटकी लगाकर अब लगभग हर क्षेत्र में देखने लगी है कि भारत अब क्या करेगा, क्या करने जा रहा है और हमको उसमें कोई अवसर मिलेगा कि नहीं। सभी अपना अवसर तलाशने के लिए भारत की ओर अब अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। G20 के बारे में आप लोग जानना चाहेंगे। G20 का कंसेप्ट G7 से निकला। ये 25 सितंबर 1999 को वाशिंगटन DC की बैठक में इस तरह का ग्रुप बनाने का निर्णय लिया गया, जो पहले से G7 के रूप में था, और अधिकृत तौर से G20 की पहली बैठक वाशिंगटन DC में ही हुई 2008 में, और उसके बाद से लेके आज तक प्रति वर्ष 2 वर्षों को छोड़कर इसकी बैठक किसी न किसी देश में हो रही है जो उसके सदस्य हैं। G20 में कुल 19 देश और यूरोपियन संघ है। यूरोपियन संघ में भी कई संप्रभु राष्ट्र शामिल हैं, जिनकी संख्या 28 है। मोदी सरकार 9 देशों को G20 समिट में अलग से आमंत्रित कर रही है, जो उसके अभी सदस्य नहीं हैं। आगे चल के वो सदस्य भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो उन देशों के नाम जान लीजिए जिनको हम आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं। और वो देश हैं बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। ये 9 सदस्य आमंत्रित हैं। लेकिन इसके अलावा जो स्थायी सदस्य हैं 19 देश और यूरोपियन संघ, उनके नाम भी जान लीजिए। भारत, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ब्राज़ील, कनाडा, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, मैक्सिको, इंडोनेशिया, इटली, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तुर्की, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ में भी 28 सदस्य हैं। तो अगर उस तरह से देखा जाए, जिससे विपक्षी लोग और चिढ़ जाएंगे, जो कि अगर आप काउंट करें कि 19, 28 और 9 को जोड़ दें तो ये 56 देश हो जाते हैं। अब 56 का अंक कहाँ कैसे इस्तेमाल किया जाता है और विपक्षी लोग क्यों चिढ़ जाते हैं, वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद जानते हैं। इसके अलावा इस समिट का चूँकि अध्यक्ष भारत है, तो थीम भी भारत ने इस समिट की तैयार की है, और वो है थीम वसुधैव कुटुंबकम। इसी पर आधारित एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। क्योंकि जब हम वसुधैव कुटुंबकम करते हैं तो पूरी पृथ्वी के सभी रहवासी एक परिवार के सदस्य होते हैं, तो सबका साझा ही भविष्य होगा। मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य है वो कुल मिला के अर्थव्यवस्था को देखना है कि ये G20 के जो सदस्य देश हैं स्थायी, 85% GDP विश्व की, इस पे इनकी दखल है, पकड़ है। कुल इनकी GDP 85% है और 75% विश्व का व्यापार इन्हीं देशों के हाथ में है।
60% आबादी भी इन्हीं देशों की है। तो कुल मिला के इसका मुख्य कार्य तो है कि जो भी है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय नियमन में सुधार और जरूरी प्रमुख आर्थिक सुधारों पर चर्चा की जाए। तो इसके लिए इन्होंने एक फाइनेंस ट्रैक बनाया है। इसमें सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की जाती हैं, जहां मौद्रिक और राजकोषीय मुद्दों, वित्तीय विनियमों इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये बैठकें साल में कई बार होती हैं। शेरपा ट्रैक में व्यापार मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और जैसे राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार विरोधी, विकास इत्यादि प्रत्येक देश को इसके शेरपा द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जो अपने संबंधित देश के नेता की ओर से योजना बनाना, गाइड करना और लागू करना जैसे कार्य करता है। भारत के वर्तमान में शेरपा जो नियुक्त किए गए हैं, अमिताभ कांत, तो ये जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं, तो इनको नियुक्त किया गया है। अब इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो है वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के लिए सदस्य देशों के बीच नीतियों का सामंजस्य व तालमेल स्थापित करना, भविष्य में वित्तीय संकट को रोकने और जोखिमों को कम करने वाले वित्तीय नियमों को प्रोत्साहन देना, नई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना तैयार करना, ये इनका मुख्य कार्य है। एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वर्तमान में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, सभी अभी G20 देशों के। ये 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद अध्यक्ष जो अगला बनेगा वो बनेगा ब्राज़ील। तो इससे पहले, भारत के पहले इंडोनेशिया इसका अध्यक्ष था। ये तीनों मिलके अब अगले साल काम करेंगे और इनको ट्रॉइका, जो तीनों देशों का समूह होगा, वर्तमान और उससे आने वाला और पिछला वाला, तो ये ट्रॉइका 3 सदस्यों का ये मिलके काम करते रहते हैं। और अगला अध्यक्ष कौन बनेगा इसकी भी एक प्रक्रिया है। इसके लिए 5 ग्रुप बनाए गए हैं और हर ग्रुप में 4 सदस्य होते हैं। तो इस तरीके से चुनाव किया जाता है और अपने अपने ग्रुप का कोई एक ही व्यक्ति उसका वोट माना जाता है। वर्तमान में भारत G2 ग्रुप में है। भारत का ग्रुप है 2। इसमें भारत के साथ रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है, क्योंकि प्रत्येक ग्रुप में 4 देश ही होते हैं। तो इसके अलावा वित्तीय प्रबंधन, क्योंकि वित्त से उद्योग भी जुड़ जाता है, सारे व्यापार वित्त के माध्यम से ही होंगे। तो इसके अलावा भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक बाजार, कृषि, ऊर्जा, जॉब मार्केट में महिलाओं की उन्नति, आतंकवाद विरोधी, कर और राजकोषीय नीति, तो ये अतिरिक्त कार्य इसके वित्तीय, चूँकि ये डायरेक्ट नहीं लेकिन कहीं न कहीं इनका संबंध तो सभी कुछ वित्त से ही होता है, तो ये मुद्दे भी हैं। मोदी जी ने इस वर्ष जो कार्य किए हैं इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा सभी G20 देशों ने की है। तो भारत इस G20 में लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है पूरे साल में। अब साल समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि ये 30 नवंबर तक ही भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। पूरे वर्ष का खर्च 15,000 करोड़ रुपए है।
जो कि कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इसके द्वारा भारत ने जो अपनी आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ बनाने की ओर कदम बढ़ाए हैं। तमाम तरह के समझौते भारत तो करेगा, अन्य देश एक दूसरे से भी इसमें कई समझौते करते हैं जो कि व्यापारिक ही होते हैं। और जो छोटी मोटी कठिनाइयाँ एक दूसरे देशों के बीच में आती हैं या गलतफहमियाँ, उनको भी दूर करने का ये एक प्लेटफॉर्म है। तो देश की उन्नति के लिए मोदी जो भी कुछ कर रहे हैं वो अभी तक किसी ने ख्यालों में भी नहीं सोचा था। तो कुल मिला के विरोधी जल भुन रहे हैं, लेकिन जलने वाले जला करें। देश तरक्की की वो ऊंचाई पा रहा है कि उसके कद के बराबर अब कोई दूसरा दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, ऐसा मोदी ने बोला है। तो वो कर दिखाएंगे। केवल जापान और जर्मनी जो कि बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही आगे हैं, बाकी फिर अमेरिका और चाइना ही भारत के मुकाबले में रह जाएंगे नंबर 1 और 2 पे। तो बहुत बहुत आज जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग आनंद के साथ अपना त्यौहार मनाएं। श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ।